हाँ जी बेटा, प्रीवियस क्लास में हम लोग ने मेमोरेंडम रिलेशन वाला क्वेश्चन किया था बेटा। और मैंने कहा था इलस्ट्रेशन नंबर पहला बहुत आसान है, कर सकते हो आप लोग, ट्राई भी किया होगा। बहुत बढ़िया। अभी हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर तीसरा करेंगे बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर थर्ड देखो। इलस्ट्रेशन नंबर थ्री। देखिए बेटा, A and B are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio 3:2. The balance sheet of A and B as on 1st of January 2020 was as follows. Building, furniture, inventories, trade receivable, less provision for investment of cash, ट्रेड पेबल्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैपिटल अकाउंट से बेटा ए का बी का 44 and 36,000। आगे गिवन है C was admitted to the firm on the above date on the following terms. C is admitted for 1/6 share in the future profits and introduce a capital of rupees 25,000। बेटा वो उसे फॉर्म के लाभों में कितना हिस्सा मिलेगा 1/6, और उसे पूर्ण कैपिटल कितनी लानी होगी 25,000। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एन सी विल बी 3:2:1। अब ध्यान से देखिए, पहले ए और बी का जो लाभ है अनुपात है बेटा वो 3:2 है, और उन्होंने सी को जो हिस्सा दिया है वो कितने हिस्से के लिए दिया है 1/6। तो अपने आप ही 3:2:1 हो गया बेटा, यानी कि त्याग का अनुपात 3:2 ही रहेगा, क्योंकि 3:2 और 3:2:1 तो पुराना अनुपात ही नए अनुपात में बन रहा है लगभग, इसलिए जो सेक्रीफाइसिंग रेशो आएगा वो 3:2 ही रहेगा। C is unable to bring in cash for his share of goodwill, so they decided to calculate goodwill on the basis of C's share in the profits and the capital contribution made by him to the firm। फर्म में वो अपने हिस्से की ख्याति की राशि नकद में लाने में कैपेबल नहीं है, इसलिए सी की पूंजी को आधार मान के फर्म की पूंजी ज्ञात करी जाएगी, और जितनी पूंजी होनी चाहिए और उसके कंपैरिजन में जितनी पूंजी लगा रखी है उन दोनों का डिफरेंस ज्ञात करके फॉर्म की ख्याति गणना की जाएगी। ख्याति किसकी निकलेगी पहले फॉर्म की, उसमें से किसका हिस्सा निकालेंगे सी का। आपको मैंने बताया था लाभों की पूंजीकरण विधि, इतनी पूंजी होनी चाहिए और इतनी पूंजी है, तो जो अंतर की राशि वही ख्याति रही होगी, जिसे अपन लोग हिडन गुडविल कहते हैं, छिपी हुई ख्याति। फर्नीचर इज टू बी रिटर्न डाउन बाय 870 and inventory to be depreciated by 5%. A provision is required for trade receivable at the rate 5% for back dates. A provision would also be made for outstanding wages for rupees 1560. The value of building having appreciate का मतलब होता है बेटा बढ़ना, depreciate का मतलब घटना, appreciate का मतलब बढ़ना, be brought up to 29,200। बेटा brought by लिखा है या to लिखा है? बाय का मतलब होता है इतने से बढ़ा दो, और टू का मतलब होता है यहाँ तक बढ़ा दो। समझे मेरी बात? जैसे मैंने कहा मेरी सैलरी 50,000 पे थी, इसे 1 लाख से बढ़ा दिया गया, तो अब तनख्वाह कितनी हो गई 1.5 लाख। मैंने कहा मेरी सैलरी थी 50,000, इसे 75,000 तक बढ़ा दिया गया, यानी बढ़ी 25,000। बात समझ में आ गई बेटा? द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज्ड बाय ₹450। आगे बोलता है इट इज फाउंड दैट trade payables included a sum of rupees 1400 which is not to be paid off। अपने को लेनदारों में 1400 रुपए का भुगतान करना था, जो कि अपने को फिलहाल पेमेंट करना नहीं है। लास्ट में कहता है प्रिपेयर द फॉलोइंग। पहला कौन सा? रीवैल्यूएशन। दूसरा बेटे पार्टनर्स कैपिटल। करें अपन लोग शुरू। इस प्रश्न में कहीं ये बोला क्या कि नए साझेदार के प्रवेश के बाद संपत्तियों और दायित्वों को पुराने मूल्य पर ही दिखाया जाएगा? नहीं। इसका मतलब साधारण तरीके से जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है वो बनाया जाएगा बेटे। लिखो इलस्ट्रेशन नंबर 3। कौन सा अकाउंट बनाएंगे?
हाँ जी, देखिए सबसे पहले बोलता है फर्नीचर की वैल्यू को कितने से घटाना है, 870 से। एंट्री बोलिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, आ गया 870 रुपये। नेक्स्ट आइटम देखो क्या बोलता है, इन्वेंट्री की वैल्यू को कितने परसेंट से घटाना है, 5% से। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री, कितना रुपये बेटा, कितने से घटा दें, 5% से। अब इन्वेंट्री देखो कितने रुपए की है, इन्वेंट्री है 21,400, 21,400 का 5% निकालो, 1,070। इन्वेंट्री के बाद में जो नेक्स्ट असेट बोलता है वो है प्रोविजन इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रेड रिसीवेबल एट द रेट कितना परसेंट, 5%। देखो बेटे इंपॉर्टेंट बात है, आपके सामने डेटर्स 35,000 रुपये के हैं, उसमें से पहले से प्रोविजन कितना बना हुआ था, 200। अब ये बताओ मैं 5% 35,000 का निकालूं या 34,800 का निकालूं, 35,000 का 5%, क्योंकि 200 तो मैं पहले से ही निकाल रखा हूं ना, मतलब डेटर से पैसे मांगने तो कितने जाऊंगा, 35,000 ही, पर मुझे पहले से डर कितना था कि 200 कम मिलेंगे, मांगूंगा तो 35,000 ही ना। अभी भी कितने मांगता हूँ, 35,000, कल भी कितने मांगूंगा। ऐसा जाके बोलूंगा कि देनदारों के, देखो भाई देनदार, मुझे पता है कि मैं तुमसे मांगता 35,000 हूँ, तुम मुझे 200 नहीं दोगे, ऐसा मुझे पहले से लग रहा है, तुम ही मुझे 34,800 दे दो, ऐसा बोलूंगा क्या मैं। डेटा से जाके मांगूंगा तो कितने ही, 35,000। ठीक है बेटा, 35,000 का 5% निकालिए, 1,750 निकलता है क्या। तो अपने को आवश्यकता है 35,000 पे 1,750 रुपए की, और पहले से बना हुआ कितना है बेटा, 200, तो कमी कितनी रही, 1,550। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, बाहर आ गया 1,550। आगे देखो, प्रोविजन के बाद में नेक्स्ट आइटम बोलता है कि अपने को एक आउटस्टैंडिंग वेजेस के लिए 1,560 रुपए की लायबिलिटी को बुक्स में लाना पड़ेगा, लायबिलिटी बढ़ेगी लॉस होगा बेटा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, कितना रुपए, 1,560। इसके अलावा बोलते हैं कि बिल्डिंग की वैल्यू को कितने रुपए से बढ़ाना है, 29,200 तक लाना है, पहले से कितने की है बेटा, इन बिल्डिंग 26,000 की है, 29,200 पे लाना है, तो 3,200 से बढ़ाना होगा। एंट्री बोलेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, $3,200। बिल्डिंग के बाद में क्या बोलता है, बिल्डिंग के बाद में वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 450, तो फिर एंट्री इन इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, कितने से बढ़ा दूं बेटा, 450। और लास्ट में एक लाइन बोलिए कि ट्रेड पेएबल में 1,400 रुपये ऐसे थे जिसका कि अपने को भुगतान नहीं करना, तो ट्रेड पेएबल से अपनी लायबिलिटी घट गई बेटा, तो एंट्री होगी ट्रेड पेएबल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, कितना रुपए लिखूं, 1,400 लिख दो बेटे, ये लो साहब, बराबर आया, नो प्रॉफिट नो लॉस। टोटल बताओ डेबिट का 5,050। अच्छा हुआ अपने पढ़ाई के दौरान ही एक ऐसा क्वेश्चन हो गया जिसमें रिवैल्यूएशन में ना प्रॉफिट आया और ना ही लॉस। बेटा कल को एग्जाम में ऐसा प्रश्न है तो हमारे मन में संदेह पैदा हो जाएगा, क्योंकि जनरली हमारी आदत क्या रहती है कि या तो प्रॉफिट आना चाहिए या क्या आना चाहिए, लॉस। ये तो कुछ ही नहीं आ रहा, तो बे मतलब हम 2 बार क्वेश्चन को चेक करेंगे कि कहीं हमसे गलती तो नहीं हो रही, जबकि कोई गलती नहीं है, ऐसा होता है बेटा, ठीक है, हो जाता है। अब अपने को क्या बनाने पड़ेंगे, पार्टनर्स कैपिटल। लेकिन बेटा पार्टनर्स कैपिटल बनाने से पहले एक वर्किंग नोट बनाना होगा जिसमें अपने को क्या करनी है, ख्याति की गणना। लेकिन अब ख्याति की गणना के लिए वर्किंग नोट पहले बनेगा कि बाद में, ये प्रश्न पे डिपेंड करता है। क्या अपने को पहले से प्रॉफिट्स वगैरह पिछले साल के गिवन थे क्या, कुछ होते तो मैं पहले वर्किंग नोट बनाता, फर्म की ख्याति निकाल लेता। प्रश्न में तो बोला ही क्या है कि पहले सी की पूंजी को क्या बनाना है आपको, आधार,
और उस पूंजी को आधार बनाकर ही आपको फॉर्म की पूंजी निकालनी है और फिर देखना है कि ए की, बी की और सी की कुल मिलाकर पूंजी कितनी लगी हुई है, उसको कंपेयर करना पड़ेगा। तो अब इस क्वेश्चन में पहले वर्किंग नोट बनाने के बजाय पहले क्या बनेंगे, पार्टनर्स कैपिटल। तभी तो पता चलेगा कि ए की पूंजी लगी कितनी है, बी की पूंजी लगी कितनी है। सर क्या जरूरत है, वो तो अपन बैलेंस शीट में देख के ही पता कर सकते हैं। देखो बैलेंस शीट में पहले से कितनी है, 44,000, 36,000। नहीं बेटे, ये पूंजी तो सी के आने से पहले की है ना। मान लीजिए यहाँ रिवैल्यूएशन पे क्या हो रहा होता, प्रॉफिट, तो ये पूंजी बढ़ गई होती ना बेटे। रिवैल्यूएशन पे क्या हो रहा होता, लॉस, ये पूंजी घट गई होती। मान लो आपके पास कोई रिजर्व होता और रिजर्व को साझेदारों में बांट दिए होते तो रिजर्व पूंजी बढ़ गई होती। मान लो कोई लॉस हो रहा होता है एसेट साइड में, पुराना कोई लॉस था, जमा लॉस, जैसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया था, उसको अपन अभी डिस्ट्रीब्यूट करते तो इसकी पूंजी घट गई होती ना। तो सभी समायोजन करने के बाद अपने को पूंजी कंपेयर करनी पड़ेगी रिक्वायर्ड पूंजी से। अगर रिक्वायर्ड पूंजी और एक्चुअल पूंजी में डिफरेंस है तो ही क्या निकलेगी बेटे, ख्याति। आ गई बात समझ। तो पहले अपन क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। कितने कॉलम बनेंगे पार्टनर्स के, 3, ए, बी और सी। सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी 44,000 है बेटा। ओके, अगर प्रॉफिट होता रिवैल्यूएशन में तो बांट दिए होते, लॉस होता तो बांट दिए होते, संचय होते तो बांट दिए होते बेटा। ऐसा कुछ है नहीं। पार्टनर कितना पैसा लेकर आ रहा है, 25,000। किस में ला रहा है बेटे, कैश में। एंट्री बोलो, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, यानी टू सी कैपिटल बाय कैश। ले आया 25,000 रुपये। अब सबसे पहले अपने को फॉर्म की क्या निकालनी पड़ेगी, ख्याति। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ फॉर्म, फॉर्म की ख्याति का मूल्यांकन। किसकी पूंजी को आधार मानते हुए, सी की। देखो सीज कैपिटल फॉर 1/6 शेयर बराबर कितनी है बेटा, बहुत साधारण वर्ड मैंने बोला कि सी की पूंजी जो है वो 1/6 हिस्से के लिए कितनी है, 25,000। तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म जो होगी, क्या वो 1.5 लाख होनी चाहिए बेटा। नाउ लेस एडजस्टेड कैपिटल ऑफ बी और एडजस्टेड कैपिटल ऑफ सी। कोई बात नहीं, इधर बेटे 1,50,000 की पूंजी के आगे 44 + 36 + 25 मात्र 1,05,000 रुपये की पूंजी लगी हुई थी।
बेटा ऐसा कोई व्यापार जिसमें पूंजी की आवश्यकता तो कितनी हो, 1.5 लाख, और वह व्यापार काम कितने में कर जाए, यानी उसकी ख्याति रही होगी बेटा, सी की या फॉर्म की, गुडविल ऑफ फॉर्म बराबर 45,000। आई बेटे बात समझ। और अब इसमें से किसका शेयर निकालने, 45,000 गुना 1/6, 7,500। ठीक है बेटा, नोट कर लो पहले। हमने सबसे पहले क्या किया बेटे, सी की पूंजी को आधार माना। सी अपने हिस्से यानी 1/6 के लिए कितनी पूंजी लाता है बेटा, आप किसी व्यापार में पार्टनर और आपका उसमें लाभ में हिस्सा कितना है, 1/6, और आपने पूंजी लगा रखी है कितना, 25,000। तो आपने पूछा बताओ जिस व्यापार में मैंने 25,000 की पूंजी 1/6 हिस्से के लगा रखी है, बताओ उस व्यापार की पूंजी कितनी होगी, तो आप यही कहोगे ना यार 25,000 1/6, तो पूरे फॉर्म की पूंजी 1.5 लाख होनी चाहिए। मैंने कहा नहीं नहीं, उस व्यापार की पूंजी तो 44, 36 और 25 मात्र 1,05,000 की है। तो फिर अपन सुनने वाले यही कहेंगे ना कि फिर तो जिस व्यापार में तूने पैसा लगाया है उसकी बाजार में ख्याति है, कितने की, 45,000 की, और इसमें तेरा हिस्सा 1/6 हुआ, यानी तेरा हिस्सा 7,500 बनेगा बेटा। सबने नोट कर लिया। अगर क्वेश्चन में कहता कि ये पैसे वो नकद में लाता है, तो अपन कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल 7,500 किए होते, और फिर सी की पूंजी से पैसा निकालकर ए और बी को उनके त्याग के अनुपात जो कि 3:2 था उसमें बांट दिए होते। 12वीं कक्षा में आपने पढ़ा था कि अगर वो नहीं लाता तो अपन सी के करंट अकाउंट को, लेकिन मॉड्यूल में करंट अकाउंट नहीं है, अपन भी कौन सा खाता खोलेंगे, पूंजी खाता। तो अपन सी की कैपिटल से 7,500 निकाल लेंगे और ए और बी को 3:2 में पैसा बांट देंगे। आई बेटे बात समझ। सी की पूंजी से अगर पैसा निकलेगा तो सी का पूंजी खाता डेबिट होगा और किसका पूंजी खाता क्रेडिट होगा, ए का और बी का। तो लिखो बाय देखो 7,500 गुणा 3/5, 4,500 किसको, ए को, और 3,000 बी को। आई बेटे बात समझ। क्या सी के पूंजी खाते को डेबिट कर दिया जाए, ओके बेटा। नाउ टू बैलेंस सी डी, ये तो देखो 49,500 आएगा, नहीं 48,500, 48,500, ये हो जाएगा 39,000, और ये हो जाएगा, ये लो बन गए आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेसिक सा क्वेश्चन था बेटा। चले अब हमारी बैलेंस शीट बनाने को बोला क्या क्वेश्चन में, नहीं बोला, तो अपन बनाएंगे भी नहीं। समझ में आ गया क्वेश्चन। अब जैसा आपने होमवर्क में कल पहला इलस्ट्रेशन किया था, बहुत आसान लगा था ना, वैसा ही इलस्ट्रेशन नंबर 4 होमवर्क में दे रहा हूँ, कर लाएंगे बेटे। और एक 5वां इलस्ट्रेशन में तो खाली आपको रेशो ही निकालने हैं कि सेक्रीफाइस कितना है, गेन कितना है। देखो बेटे ये रहा आपके सामने 5वां क्वेश्चन। वो नहीं आता 10 रुपए के साबुन के साथ 1 रुपए की चॉकलेट फ्री, चौथा इलस्ट्रेशन के साथ आपको 5वां इलस्ट्रेशन फ्री होमवर्क में करना है। छोटा सा क्वेश्चन है, कर लेंगे बेटा। अभी मैं आपको ठीक ठाक सा एक क्वेश्चन कराऊंगा, वो है इलस्ट्रेशन नंबर 6। पढ़ो बेटे मेरे साथ पढ़ो, आप मन में पढ़े, मैं बोल के पढ़ देता हूँ। ए एंड बी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द प्रपोर्शन, बेटा प्रपोर्शन का मतलब होता है अनुपात,
ऑफ 3/4 एंड 1/4 यानी 3:1 हो गया बेटा. Their balance sheet on 31st March 2020 was as follows. कैश पे बैलेंस है 1000, ट्रेड रिसीवेबल 25000, इन्वेंट्री 22000, प्लांट एंड मशीनरी 4000, ट्रेड पेएबल 12000, बैंक ओवरड्राफ्ट 15000. बेटा ए की और बी की पूंजी क्रमशः 15000 और 10,000. आई बेटे बात समझ. On April 1st 2020 they admitted C into the partnership on the following terms. नंबर 1, C2 परचेज. परचेज का मतलब होता है खरीदना, यानी वो पैसे देगा. 1/3 ऑफ द गुडविल फॉर ₹2000. वो अपने लाभों में 1/3 हिस्से के लिए ख्याति कितने देगा बेटे 2000, और 10,000 पे किसके लाएगा पूंजी के, यानी वो फर्म के पास 12,000 पे नकद में लाएगा बेटा. गुडविल नॉट टू अपीयर इन द बुक्स, वो पहले भी नहीं करते और अगर है उसे तो राइट ऑफ भी कर दिया जाता है. फर्दर प्रॉफिट एंड लॉसेज आर टू बी शेयर्ड बाय ए बी एंड सी इक्वली. बेटा जी रेशो चेंज हो गई कि नहीं हो गई. जैसे रेशो चेंज होंगे तो एडमिशन के चैप्टर में सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना पड़ेगा हमारे को. प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10% एंड 500 इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर एस्टिमेटेड बैड डेट्स. इन्वेंट्री इज टू बी टेकन एट ए वैल्यूएशन ऑफ ₹24,940. ठीक है बेटा. पॉइंट नंबर 4. कल याद हो मैंने आपको थ्योरी में 5 बातें लिखवाई थी कि भाई एक तो सेक्रीफाइसिंग रेशो होता है, रिवैल्यूएशन, रिजर्व और ख्याति. 5वां होता है पूंजी खातों में समायोजन. ये रहा पूंजी खातों में समायोजन. बाय ब्रिंगिंग इन और विथड्रॉइंग कैश एंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी आर टू बी मेड प्रपोर्शनेट दैट टू दैट ऑफ सी ऑन देयर प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस. लाइन का मतलब क्या है. सी ये कहता है कि भाई मेरे को लाभों में तुमने हिस्सा बराबर का दिया ना, 1/3 दिया, और तुम दोनों का भी बराबर में 1:3 एक मतलब 1:1 अनुपात है. जब मैं मेरे हिस्से के बराबर तुम्हें 10,000 रुपये की पूंजी दूंगा और लाभों में हिस्सा 1/3 कमाऊंगा, तो तुम्हारा भी लाभों में हिस्सा 1/3 है, तो तुम्हारी पूंजी भी क्या होनी चाहिए 10,000 होनी चाहिए. अब अगर किसी पार्टनर ने पूंजी ज़्यादा लगा रखी होगी, जितनी ज़्यादा लगा रखी होगी वो निकाल लेगा, और जितनी कम लगा रखी होगी वो ले आएगा. हो गई बेटा समान अनुपात. सेट आउट एंट्री टू द अबव अरेंजमेंट इन द फॉर्म्स जर्नल एंड गिव द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन टेबुलर फॉर्म. टेबुलर मतलब ये वाला फॉर्म जो आप बनाते हो, इसे टेबुलर बोलते हैं. आ गई बात समझ. अब दूसरी बात बेटा, एंट्री तो हम लोग बोलेंगे, वही एंट्री कॉपी में लिखोगे ना, तो एंट्री तो आप घर जाके लिख भी सकते हो. आप तो सब बच्चे एक काम करना, जो भी आप करो ना, जो भी आप लिखो कॉपी में, वो एंट्री बना के बोलना, तो हमारा ये एंट्री वाला काम कवर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा. अब मुझे ये बताओ, क्या इस प्रश्न में रेशो में परिवर्तन हुआ है क्या. तो हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा. आर यू श्योर. आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं. लिखें इलस्ट्रेशन नंबर 6, वर्किंग नोट नंबर 1. Calculation of sacrificing ratio of A and B. बेटा देखो, A को लाभों में पहले हिस्सा कितना प्राप्त था 3:1, यानी कि 3/4. अब मिलता है केवल 1/3. अगर अपन एलसीएम निकाल लें बेटा, तो एलसीएम 12 आएगा. इधर 3 इधर 9 - 4 बराबर. बेटा इसे पहले मिलते थे 9 रुपये, अब कितने मिलते हैं 4 रुपये, यानी इसको घाटा हो गया क्या 5 रुपये का. क्या ये मेरे बोलने का तरीका था. पहले मिलता था 9/12, अब कितना मिलता है 4/12, तो 5/12 का नुकसान हो गया ना इसको. बी की बात करें अगर अपन, पहले कितना मिलता था 1/4. बेटा इसको गेन होएगा. देखो इसको गेन क्यों होएगा, क्योंकि इसे लाभों में पहले 1/4 हिस्सा मिलता था, अब इसे लाभों में 1/3 हिस्सा मिलता है. यानी पहले मिलता था 25%, अब मिलता है 33.33%. समझ गए बेटा. तो इसका एलसीएम तो वही निकलेगा 12. 1/12 इसका तो गेन हो गया बेटा. अच्छा मैंने -1/12 की बजाय आगे क्या लिख दिया, गेन. एक ही बात होगी ना. अगर मैं केवल माइनस का 1/12 बोल दूं तो भी गेन होगा, और 1/12 के आगे गेन लिख दूं तो भी इसका मतलब गेन ही होगा बेटे. अब एक क्वेश्चन पूछूं आपसे,
नए साझेदार का नाम बोलिए, पुराने साझेदार। बेटा बी के आगे जीरो आया होता जीरो, इसका मतलब ना ए ने कोई गेन किया और ना ही कोई सेक्रेटरी, यानी सी को जो भी हिस्सा मिला होगा वो किससे मिला होगा, ए से। एम आई क्लियर बेटा? लेकिन बी को तो क्या आ गया, यानी ए ने कुछ हिस्सा तो किसके पक्ष में दिया, सी के पक्ष में, और कुछ हिस्सा दिया है बी के पक्ष में। आई बात समझ? दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, सी द्वारा जो भी ख्याति लाई जाएगी, क्या उसमें पैसा बी को मिलेगा क्या? सारा किसको मिलेगा? और दूसरी बात, क्योंकि बी को जो गेन हुआ है वो बी को गेन ए के हिस्से का ही तो हुआ होगा ना, तो जो बी को गेन हुआ वो ए को नुकसान हुआ होगा, तो बी भी उस नुकसान की भरपाई किसके पक्ष में करेगा? बात समझ में आ गई? किस चीज की भरपाई? ख्याति की भरपाई। आई बात समझ? अब प्रश्न में लफड़ा ये है कि अपने को फर्म की ख्याति नहीं गिवन, लेकिन सी के हिस्से की ख्याति गिवन है। देखो फर्स्ट लाइन में गिवन है बेटा, बोलता है 1/3 हिस्से के लिए वो फॉर्म को कितने देगा? बेटा 2000 अगर 1/3 है तो गुणा 3/1 6000 होगा। तीनों बात समझ में आ गई? अब एक बात थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये आपके रिवीजन में काम आएगा बेटा, देखो ध्यान से, पहले बाद में लिखना। क्या लिखा मैंने? बाय ए। एक्स्ट्रा सेक्रीफाइस कैसे सर? 5/12 उसने टोटल सेक्रीफाइस किया क्या? सब बच्चों को समझ में आ रही है बात? इसमें से किसका हिस्सा निकाले? सी का। सी को तो कितना ही मिलता है, तो अगर अपन एलसीएम निकाले 5 - 4, बेटा इसने 1/12 ही तो एक्स्ट्रा सेक्रीफाइस किया है ना, और जो उसने एक्स्ट्रा सेक्रीफाइस किया वही बी की पॉकेट में गया कि नहीं गया? बात समझ में आ गई? इससे तय हो गया कि इस वाइल लाइन से तय हो गया बेटा कि सी से तो पैसा लेना ही लेना है, साथ ही साथ बी से भी पैसा लेना है। अब बताओ हाँ या ना, समझ में आई बात? नोट करो बेटे, एक्स्ट्रा सेक्रीफाइस बाय ए 5/12 - 1/3। ये 1/3 जो है ये किसका शेयर है बेटा? सी का शेयर। ओके, ये हो गया हमारा पहला वर्किंग नोट। नाउ वर्किंग नोट नंबर 2, किसका एडजस्टमेंट? ख्याति का। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। देखो बेटे, सी की गुडविल कितनी है? फॉर बेटा 1/3 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 1/3। 1/4 को क्या बोलते हैं? 1/4। 2/3 को 2/3। समझ गए बेटा? तो गुडविल ऑफ फर्म, फर्म की ख्याति निकाली जा सकती है बेटा 2000 गुना बटा 1। क्या मुझे 6000 बोल सकते हैं? ये 6000 जो है फॉर्म की ख्याति। इसमें से बी का गेन निकाल लिया जाए, गेन ऑफ बी 6000 का 1/12 500 आया बेटा। अच्छा मैं गेन ऑफ बी बोल दूं या सेक्रीफाइस ऑफ ए किसके पक्ष में? बी के पक्ष में बोल दूं तो एक ही बात होगी ना। तो ये तय हुआ कि जो सी 2000 रुपये फॉर्म को ख्याति के देगा वह भी, और बी द्वारा जो ए को 500 देने हैं वे भी ए की पूंजी में जमा होंगे बेटा। पैसा किससे लें? सी से, और किससे लें? बी से। तो बी को डेबिट करें 500 से, एंट्री बोलो।
500 बेटा, 2 2500। आई बात समझ? वेरी गुड। अब हम लोग एंट्री तो बोलते जाएंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते जाएंगे, बस एंट्री का काम भी हो जाएगा हमारा। चले बेटा आगे। चलो चलो, लिख लिया सबने? बनाओ बेटे रिवैल्यूएशन अकाउंट। बेटा यहाँ से देखो, पॉइंट नंबर 3 से शुरुआत हो रही है। क्या बोलते हैं? प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू को 10% से घटाना है। आपकी बुक में देखो प्लांट एंड मशीनरी कितने की है? तो 4000 का 10% घटा दे तो 400। बेटा 500 रुपए का अपने को प्रोविजन बनाना है क्या? देखो पहले से कोई प्रोविजन नहीं बना हुआ, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 500 का बनाना बेटा। फिर आगे देखो इन्वेंट्री की वैल्यू को किस पे लेना है? 24,940। पहले से इन्वेंट्री देखो कितने की है? 22,000। क्या 2,940 से बढ़ जाएगी बेटा? बाय इन्वेंट्री 2,940। इन्वेंट्री के बाद में बेटे बस। अच्छा एंट्री बोले प्लांट मशीनरी को घटाने की, एंट्री बोलो रिवैल्यूएशन। प्रोविजन बनाने की एंट्री बोलो इन्वेंट्री की वैल्यू को बढ़ाना। गुड। क्रेडिट का टोटल, डेबिट का टोटल। क्रेडिट ज्यादा है बेटा, 2 पार्टनर्स कैपिटल 2040। पुराने अनुपात में बेटा 3:1। 1530 510। दो 2,940। ओके बेटा, ये लीजिए साहब, ये आपका हो गया रीवैल्यूएशन अकाउंट। आपने जो एंट्री बोली वो खटाखट बोल दिया, याद है मतलब अच्छे से। अब नेक्स्ट काम कौन सा है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने कॉलम? पार्टनर्स के नाम ए बी सी। बाय बैलेंस बीडी 15,000 और 10,000। ओके बेटा, सबसे पहला काम देखो पुरानी बैलेंस शीट में कोई रिजर्व वगैरह थे क्या?
याद रखेंगे, बैलेंस बीडी लिखने के बाद सबसे पहला काम क्या होगा, रिजर्व्स लिखने का। कोई रिजर्व तो है ही नहीं, लेकिन रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है बेटा, देखो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। $1530 और 500। माई क्लियर बेटा। नया साझेदार कुल मिलाकर सी 2000 तो ख्याति के देगा और 10,000 किसके देगा बेटे, कैपिटल के। यानी कि पहले से कैश पड़ा है हमारे पास, तो 10 + 2 12,000 आएगा बेटा। एंट्री बोलिए। कितना लाएगा, 12,000। अब बेटा इस 12,000 में से 2,000 निकालने पड़ेंगे ना, तो 2,000 तो कहाँ से निकाले, सी में से, और 500 कहाँ से निकाले थे, बी में से। एंट्री होगी सी कैपिटल डेबिट बी कैपिटल डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। दो हजार सी से निकाल के दे दें, 500 बी से निकाल के दें बेटा, और अपन ने को क्रेडिट कर दिया। अब डेबिट अपन किसको करेंगे, अरे बी और सी को डेबिट करेंगे, क्योंकि एंट्री क्या हुई थी, बी कैपिटल डेबिट सी कैपिटल डेबिट टू एज कैपिटल। तो बी एंड सी को डेबिट कर दिया जाए, बी को 500 रुपए से, सी को 2,000 से। आई बेटे बात समझ। अच्छा, प्रश्न में अगर ये नहीं लिखा होता कि सी की पूंजी को आधार मानते हुए फॉर्म की पूंजी ज्ञात करनी है और फिर उसे आनुपातिक हिस्से में बांटना है, तो अभी अपन क्रेडिट का टोटल माइनस डेबिट का टोटल लगा दिए होते, अपना आंसर आ जाता। लेकिन ने बोला नहीं, फॉर्म की जो नई पूंजी होगी वो साझेदारों के लाभ के अनुसार होगी बेटा। वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर कैपिटल इन न्यू रेशो या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। रेशो का मतलब ही क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ओके बेटा। सीज कैपिटल फॉर 1/3 शेयर कितनी है, भूलकर भी 12,000 मत बोल देना, वो लाया भले ही 12,000 है, 2,000 किसके हैं, ख्याति के। ठीक है बेटा। तो फॉर्म की पूंजी, नई फॉर्म की पूंजी, बेटा नया क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि एक साझेदार पार्टनर बन गया है ना, कितने की है, 30,000। आ गई बात समझ। तो चल पड़े फिर अपन आगे, चलो सर। अब नया अनुपात देखो बेटा, एक है ना, तो कैपिटल भी ए की, बी की और सी की। आई बात समझ। अब एक बात और पूछ लूं, अगर प्रश्न में रेशो नहीं बनाने को बोलता, प्रपोर्शनेट कैपिटल नहीं बनाने को बोलता, तो टू बैलेंस सीडी जो आता वही बैलेंस शीट में जाता। अब अपने को पता चल गया कि पहले से टू बैलेंस सीडी कितना आएगा, 10,000 आएगा ना, तो इसे डेबिट साइड में 2 या 1 लाइन छोड़कर क्या लिख दे, टू बैलेंस सीडी, और ब्रैकेट में रेफरेंस किसका दे दें बेटा, 10,000, 10,000 और 10,000। आई बेटे बात समझ। अब ए की पूंजी देखो पहले से,
15,000 प्लस 1530 प्लस 2,000 प्लस 500, 19,030। और होनी कितनी चाहिए? केवल 10,000। क्या वो पैसा निकाल लेगा बेटा? ए पैसा निकालेगा तो एंट्री क्या होगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश 9,030। अच्छा, बी की पूंजी का योग देखो, 10,510। उसमें से 500 पहले से निकाल चुका था, तो 10,000 10 रुपए की थी, होनी चाहिए थी 10,000 की, 10 रुपए ज़्यादा लगे हुए। टू कैश कितना रुपीज़? 10,000। आई बात समझ? बेटा 12,000 रुपये में से आपने 2,000 किसके निकाल लिए थे? ख्याति के। कितने बचे? 10,000। होने भी कितने चाहिए? तभी तो इसकी पूंजी को आधार माना था अपन ने। और अब बैलेंस शीट बना लें बेटा। बैलेंस शीट के लिए हमेशा पहले से जो बैलेंस शीट दी है वो आप फायदेमंद होती है। सबसे पहली असेट देखो आपके सामने कैश गिवन है बेटा। आपके पास पहले से कैश कितना था? और वो 2,000 ख्याति के और 10,000 किसके लाया था? पूंजी के। यानी 1 + 12 बराबर, आ गई बात समझ? ट्रेड रिसीवेबल कितने के हैं? ट्रेड रिसीवेबल 25,000 रुपये के। और क्या हमने उसके ऊपर प्रोविजन बनाया था? कितने का? क्या ये 24,500 हो गया? ट्रेड रिसीवेबल के बाद में बेटा इन्वेंट्री, 24,940 हो गई बेटा। आगे देखो, इन्वेंट्री के बाद में प्लांट एंड मशीनरी, 3,600 की हो गई बेटा। 4,000 की थी, 400 से घट गई। अब फिर आया ट्रेड पेएबल, ये लायबिलिटी हो गई हमारी। कितना है ट्रेड पेएबल? 12,000। ट्रेड पेएबल के बाद में बैंक ओवरड्राफ्ट, कितना है बैंक ओवरड्राफ्ट? 15,000। कोई कष्ट ही नहीं आया बेटा बैलेंस शीट में, जो लिखा है वही उठा के पटके जाने हैं बस। पार्टनर्स कैपिटल, कितना हो गया बेटा? 30,000। और कोई नई लायबिलिटी? हाँ, एक आई थी क्या कोई नई लायबिलिटी? अरे नहीं आई, नहीं उसमें थी आउटस्टैंडिंग वेजेस वाले। टोटल कितना? 57,000 दोनों साइड का। अरे हाँ, अरे कैश लेके भी तो गया था। -9,030 -10 9,040। तो नालायक को तुम्हारे को पहले क्यों याद नहीं आया? 13,000 -9,040 फटाफट बताओ। 3960, 39। आर यू श्योर? अब देखो टोटल कितना है। आ गया? पैसे ले लिए इन्होंने ना,
9,003 कौन ले लिया बेटा? ए। 9,030 जाने से कैश का बैलेंस कम हो गया और 10 रुपये कौन लेके चला गया? बी। इसलिए कैश का बैलेंस कम होगा। अच्छा, बाकी की बातें समझ में आई बेटे? ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 6। होमवर्क में मैं कौन कौन सा दिया? चौथा और पांचवा। अंडरस्टूड? बाकी की पंचायती बोल। बैंक ओवरड्राफ्ट अलग लाइब्रेरी